ओके डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, आपको मेरे वीडियो का टाइटल थोड़ा यूनिक लगा होगा क्योंकि मैंने उस वीडियो का टाइटल रखा है जानबूझकर कि भारत का राष्ट्र बनना एक अनोखा प्रयोग था, एक अनोखा अनुभव है। मैं जानबूझ के इस टॉपिक को लाया है क्योंकि आज के जो जेनजी लोग हैं, यानी आप लोग हो, तो आप इस वैल्यू को समझ सको कि हम जो नेशन बने, इट वॉज नॉट अ जोक, इट वॉज बहुत बहुत कंबरसम टास्क था, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क था, बहुत चैलेंज था ये। और फर्स्ट जनरेशन ऑफ लीडरशिप, जिसको कि आज डिमोनाइज किया जाता है, जिसको कि आज विलेन की तरह देखा जाता है कि भाई उन्होंने हमारे देश को बर्बाद कर दिया या उन्होंने टाइमली एक्शन नहीं लिया, और सोशल मीडिया इस बात का प्रचार करती रहती है। कभी नेहरू को, कभी गांधी को टारगेट किया जाता है, लेकिन यह काम उस जनरेशन के लिए, आई एम नॉट सिंपली टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ गांधी एंड नेहरू। उस समय आप पटेल हो, टैगोर हो, या आप कह सकते हो सुभाष चंद्र बोस हो, सभी के लिए इक्वली चैलेंज था ये, और उस जनरेशन ने इसको फेस किया। सुभाष चंद्र बोस तो खैर रहे नहीं आगे जो इसको फेस कर सके। पटेल ने भी नेहरू के साथ कदम में कदम मिलाकर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। एक्चुअली मुद्दा क्या है मैं आपको बताता हूं। नेशन, राष्ट्र, हम चाहे जो भी कहें कि भाई हम एंशिएंट टाइम से ही राष्ट्र थे, या इंडिया पहले से ही, ब्रिटिश के आगमन से पहले ही राष्ट्र था, वो सब अपनी जगह सही है, उसकी भी अपने लॉजिक है, और सोशल साइंस में कोई एक वर्जन होता नहीं, आप जानते हो। लेकिन जो इसमें सबसे सटीक बात है वो ये है कि जिसको आज हम आधुनिक संदर्भ में राष्ट्र कहते हैं, आधुनिक संदर्भ में यानी मॉडर्न कंटेक्स्ट में, वो नेशन हमारे यहां एंशिएंट में नहीं था, मिडिवल में नहीं था, बल्कि इसका मॉडल यूरोप में डेवलप हुआ। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसको कहते हो, और यूरोप में। तो आप कहेंगे भाई हमारे वाला क्यों नहीं था? तो हमारे यहां देखो, हम सांस्कृतिक रूप से एकीकरण की बात करें, राजनीतिक रूप से एकीकरण की बात कर ले, ये सही है, लेकिन जो मॉडर्न नेशन को डिफाइन किया जाता है वो ये होता है कि जब उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों में आपस में एक होने की भावना पैदा हो। जब पीपल हु आर सेटल्ड हियर, दे आर हैविंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू ईच अदर, उनमें जब तक आपस में जुड़े होने की भावना नहीं आएगी, राष्ट्र नहीं बनेगा। ऐसा पहले वेस्टर्न यूरोप में हुआ, लेकिन वहां पर वो सफल हो गया क्योंकि छोटे छोटे राष्ट्र थे। ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इस तरह के छोटे हॉलैंड, बेल्जियम, तो ये छोटे राष्ट्र बने। जर्मनी थोड़ा सा बड़ा बना तो यूरोप में बैलेंस को बिगाड़ दिया। इटली, वो भी लगभग छोटा ही था। तो हमारी तुलना में तो बहुत कम। मैं अपने स्टूडेंट से अपना अनुभव बांटता हूं कि अगर यूरोप की यात्रा आप हाईवे से करेंगे तो जैसे यहां पर आपको इंडिया में लगता है हरियाणा स्वागत करता है, यूपी स्वागत करता है, आप आगे बढ़ते जाए और रोड पर आपको लिखा हो इश्तहार मिलेगा। उसी तरह यूरोप में वैसा इश्तहार तो नहीं मिलता है, लेकिन चूंकि शेंजेन एग्रीमेंट है तो उसमें एक ही वीजा से ब्रिटेन को छोड़ के बाकी जगह काम चल जाता है। तो आप एक नेशन से दूसरे नेशन में क्रॉस कर रहे होगे। आप कब ऑस्ट्रिया से स्विट्जरलैंड में आप इन कर जाओगे, वो केवल आपका बस वहां पर चेक पोस्ट पर थोड़ी सी आपको वेट करना पड़ेगा, वो भी आपके नहीं, आपके ड्राइवर को वेट करना पड़ेगा। वहां पर कुछ पेपर्स की क्लियरेंस लेने पड़ेंगे, फिर आगे बढ़ते जाइए। तो यहाँ छोटे राष्ट्र था, उनका जोग्राफिकल यूनिटी, जो उनमें जो जोग्राफिकल साइज था वो छोटा था। उनमें कल्चरल यूनिफॉर्मिटी यानी सांस्कृतिक एकरूपता ज्यादा थी। अब समझ सकते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज पर फ्रांस बना, तो अधिकांश तो फ्रेंच भाषी थे, और कुछ जो नॉन फ्रेंच भाषी थे उसको दबाकर उस समय, चूंकि डेमोक्रेसी थी नहीं, नेशन बन गया। वही ब्रिटेन में हुआ, हर जगह एक भाषा एक राष्ट्र, एक लैंग्वेज एक नेशन। छोटे राष्ट्र है, सांस्कृतिक एकरूपता है, काम चल रहा, यही उनका मॉडल था। जब मध्य यूरोप में आए, सेंट्रल यूरोप में,
और ईस्टर्न यूरोप में तो वहां पर बड़े बड़े एम्पायर थे। ऑस्ट्रियन एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर था, रशियन एम्पायर था। तो वहां ये नेशन जो वेस्टर्न यूरोप का नेशन था वो लगभग फेल कर गया। वहां पर क्राइसिस हो गई। ऑटोमन एम्पायर ब्रेकअप कर गया, जिसको कहते हो बाल्कन समस्या। वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा बाल्कन समस्या। तो पूरा जो ऑटोमन एम्पायर है वो टुकड़े टुकड़े में बढ़ता हुआ चला गया। अलग अलग भाषाई समूह के लोग थे, अलग सांस्कृतिक समूह के लोग थे, अलग धार्मिक समूह के लोग थे, अलग नस्लीय समूह के लोग थे। उन सभी ने मतलब डिफरेंट रेशियल ग्रुप्स, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप्स, दे स्टार्टेड टू मेक अ क्लेम ऑफ ए सेपरेट नेशन। उन्होंने अपने आप को पृथक पृथक राष्ट्र घोषित करना शुरू कर दिया। क्राइसिस आ गई। वही ऑस्ट्रियन एम्पायर टूटा तो नहीं, लेकिन ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ भी वही था, चारों तरफ से प्रेशर था। हर लिंग्विस्टिक ग्रुप कहता था मैं एक नेशन हूं, हम एक नेशन हैं। हर रिलीजियस ग्रुप बोलता था हम एक नेशन हैं। हर रेशियल ग्रुप बोलता था हम एक नेशन हैं। तो एक तरह से एक जो ऑस्ट्रिया का साम्राज्य था उसको बोलते हैब्सबर्ग साम्राज्य, तो वो भी टूटन के कगार पर था। अब इसी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पेरिस में पीस कॉन्फ्रेंस हुआ। तो पेरिस में पीस कॉन्फ्रेंस हुआ तो हमारे सामने क्राइसिस हुई। अब देखो कॉन्फ्रेंस हो रहा है पेरिस में, और चैलेंज इंडिया को मिल रहा है। चैलेंज इंडिया को यह मिल रहा कि पेरिस में उधर से अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन आए, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर लॉयड जॉर्ज थे, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंसो। अब इन सभी ने बैठ के पंचायत की। पंचायत बड़ा पक्षपातपूर्ण था। हालांकि विल्सन आए तो एक नया प्रोग्राम, एक नए प्रोमिसेस के साथ आए, और उनका प्रॉमिस क्या था? तो 14 पॉइंट प्रोग्राम, 14 सूत्रीय कार्यक्रम, कि हम 14 सूत्रीय कार्यक्रम लाए, और इस कार्यक्रम का पालन अगर हो तो हमारा विश्वास है यूरोप में अंतिम युद्ध होगा। इसके बाद यूरोप में आगे कोई युद्ध नहीं होगा, यूरोप में अस्थायी शांति लाएगी। भाई कार्यक्रम क्या है आपका? तो कार्यक्रम यह है कि जितने भी लिंग्विस्टिक ग्रुप हैं, जितने भी नेशनलिस्ट ग्रुप हैं, जितने भी लिंग्विस्टिक ग्रुप हैं, जितने भी रिलीजियस ग्रुप हैं, मतलब जितने भाषाई समूह हैं, जितने धार्मिक समूह हैं, इन सभी को, जितने नस्लीय समूह हैं, उनको पृथक पृथक नेशन बना दिया जाए। बस यूरोप को छुट्टी, आगे शांति, सभी खुश रहेंगे। अब वो नेशन बना रहे थे तो हमारे हाथ पांव फूल रहे थे, क्योंकि घटना 1920 की है, 1920 की है। और 1920 में हमारे यहाँ असहयोग आंदोलन चल रहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी का। और हम लोगों ने भी शुरू में यही नारा दिया था, एक भाषा एक राष्ट्र। गांधी जी बोलते थे हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। अब तो हमारे हाथ पांव फूल गए कि भाई देखो हमारा आकार तो महाद्वीपीय है, और हम तो बहुभाषा भाषी हैं, हम तो बहुनस्लीय हैं। और यूरोप ने जो नजीर क्रिएट कर दिया है, नजीर मतलब जो टेम्पलेट क्रिएट कर दिया है, जो उदाहरण क्रिएट कर दिया है, उसमें तो हम कभी नेशन बन ही नहीं पाएंगे, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। हमारे लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज था। अब कैसे करें, कैसे सुलझाएं इस चीज को? तो हमारे नेताओं के लिए माथे पच्ची करने वाली बात थी। और इससे पहले 1882 में ही एक ब्रिटिश ऑफिसर था, रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर, उसका नाम था जॉन स्ट्रेसी। वो जाके अपना कैम्ब्रिज लेक्चर दिया, और उस लेक्चर में उसने इंडिया नामक एक बुक भी बाद में प्रकाशित कर दी। उस बुक में उसने स्पष्ट शब्दों में लिखा, अरे इंडिया तो नेशन है, न हो सकता है। इंडिया तो एक महाद्वीप है, इसका तो टूटना तय है। ये इतने प्रकार के कास्ट, रिलीजियस, रेशियल ग्रुप में बटा हुआ है कि तो नेशन हो ही नहीं सकता। यह यूरोप की तरह है, और यूरोप में भी जो स्विस लोगों में और जो फ्रेंच लोगों में जितना फर्क नहीं है, उससे ज्यादा फर्क इंडिया में बंगाली और मराठी के बीच है। तो इंडिया कैसे नेशन बन सकता? तो हमको चैलेंज पहले भी दे चुका था। अब पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस ने बची खुची हमारी धज्जियां उड़ा दी। पेरिस शांति सम्मेलन के बाद तो ये बात निश्चित हो गई
दो बातें पेरिस शांति सम्मेलन ने तय कर दी। एक, कि जितने भी अलग अलग भाषाई, नस्लीय और धार्मिक समूह है वो एक पृथक राष्ट्र है। और दूसरा, जब तक अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति नहीं होगी कोई देश राष्ट्र नहीं बन सकता। अभी दोनों हमारे हाथ में बेड़ी की तरह थी, लेकिन हमारे नेताओं ने इसे एज ए चैलेंज लिया। पहले हमने उसी समय तय कर लिया कि देखिए ऐसा है कि भविष्य में जितने भी भाषाई समूह है उसके साथ हम जस्टिस करेंगे। और 1920 के एक नागपुर अधिवेशन के बाद कांग्रेस ने डिसाइड कर लिया कि अब अलग अलग क्षेत्र में जहां जहां सेशन होगा वहां की भाषा को एडॉप्ट किया जाएगा। और फिर यह भी तय हुआ कि इंडिया जब स्वतंत्र होगा, हालांकि तब तो स्वतंत्रता बड़ी दूर की चीज थी, क्योंकि 1920 में हम स्वतंत्रता की हमारी मांग भी नहीं गई थी। हम उस समय केवल स्वराज्य की ही मांग कर रहे थे। स्वतंत्रता की मांग तो हमारी 1929 के पूर्ण स्वतंत्रता की मांग वो तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में आएगी, वो भी बार्गेनिंग काउंटर के लिए, राजनीतिक सौदेबाजी के लिए। बहुत समय तक तो हम डोमिनियन स्टेटस के को भी स्वीकार करने के लिए तैयार रहेंगे। तो यही तय हुआ कि भाई भविष्य में अगर इंडिया कभी आजाद हुआ तो ये जितने भी प्रेसिडेंसी हैं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, मद्रास प्रेसिडेंसी है, बंगाल प्रेसिडेंसी है, बंगाल प्रेसिडेंसी तो पहले ही टूट चुका था, बिहार अलग हो चुका था, उड़ीसा अलग हो चुका था, ये सब तो 1912 तक ही हो चुका था। तो मुक्त रूप थी, पंजाब में थी, महाराष्ट्र में थी, बॉम्बे में थी और मद्रास में थी। इन सारे प्रेसिडेंसी को तोड़कर हम अलग अलग भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन करेंगे। तो हमने पहले ही तय कर ली, धर्मनिरपेक्षता की नीति हमने पहले ही तय कर ली। और हमारे नेता ने, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक जुबान पर एक लव चढ़ाई, विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हम यूनिटी होंगे, डाइवर्सिटी में होंगे। हम कोई आवश्यक नहीं है कि हम यूरोपीय मॉडल को अडॉप्ट करें, हम अपना रास्ता खुद को अपनाएंगे, हम अपना रास्ता खुद अपनाएंगे नेशन का। इंडिया नेशन बनेगा, इंडिया नेशन है, बनेगा क्या है। और बड़े कॉन्फिडेंस से हमारे नेता आगे बढ़े, और कॉन्फिडेंस से बढ़े। 1947 में जब आजादी मिली, दुर्भाग्यजनक बात यह थी कि रक्त रंजित आजादी थी, दंगे हो चुके थे, पाकिस्तान विभाजित हो गया था। और पाकिस्तान के विभाजन के, अब तो भारत के विभाजन के बाद और पाकिस्तान के अलगाव के बाद तो राष्ट्र बनना और भी बड़ी चुनौती हो गई थी। कारण क्या था? क्योंकि जब उधर पाकिस्तान अलग हुए, हालांकि मैं आपको बताऊं कि उसकी अपनी एक बहरहाल अलग कहानी है, उसको छेड़ना भी ठीक नहीं होगा। क्योंकि पाकिस्तान से अगर जिन्ना 55% मुसलमान लेके पाकिस्तान में गए तो हम वहां पर 15% हिंदू भी तो गया, और बदले में यहां पर 45% के करीब मुसलमान रुके। तो ये किस तरह का विभाजन था? ये भी अपने आप में बड़ा अनसाइंटिफिक था, क्योंकि संभव ही नहीं था। ज्योग्राफिकली आप कैसे बांट सकते हो डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स को? संभव ही नहीं था। उनकी मांग ही बड़ी अवैज्ञानिक थी। खैर एनीवे, जब वो अलग हुआ तब इधर मांग चलने लगी, जब मुस्लिम पाकिस्तान बन ही गया तो हिंदू इंडिया क्यों ना बन जाए। अब बताइए, हमारे नेताओं के लिए सेकेंड वन चैलेंज, क्योंकि उस समय तक बहुत सारे हिंदूवादी संगठन सक्रिय हो गए थे, आर्टिकुलेट हो गए थे, और वो अलग अलग मांग करने लगे थे। कोई रामराजी पार्टी थी, कोई हिंदू महासभा थी, तो अपना अलग अलग मांगे होने लगी थी। उसमें भी इंडिया के नेताओं को, कांग्रेस नेताओं को उस समय भी चुनौती का सामना। कांग्रेस का मतलब उसमें ये कांग्रेस पार्टी, आप इंदिरा और सोनिया की गलतफहमी ना समझे। आप ऐसा ना समझे कि हम यहाँ पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कांग्रेस की बात करें। उसमें कांग्रेस आज जितने भी आप लीडर्स देख रहे हो, या बाद में जितने लीडर्स आपने देखा, वो सारे लीडर्स में कांग्रेस के मेंबर्स थे, एक्सेप्ट हिंदूवादी जो हाशिए पर थे उस समय, लेकिन मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर भी हमने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। जो संविधान बनाया, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, इक्वल राइट दिया, फंडामेंटल राइट्स दिया, धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार को स्वीकार किया, धर्मनिरपेक्षता की नीति को अडॉप्ट किया। जब मुद्दा हुआ, पहले मुद्दा उठा कि हिंदी को हम राजभाषा बनाएंगे, लेकिन जब
विरोध हुआ दक्षिणी राज्यों का, तो हमने हिंदी को राजभाषा तो बनाई और अंग्रेजी को साथ में राजभाषा बना दी, पहले 15 वर्षों के लिए और बाद में अनिश्चित काल के लिए। ये कॉम्प्रोमाइज था। क्या करते उस समय? उस समय क्या स्थिति नहीं थी? आज आप उसकी जितनी भी आलोचना कर ले, उस समय तो स्थिति वही थी। फिर भाई एक भाषा के आधार पर ब्रिटेन राष्ट्र बना था, अंग्रेजी भाषा के आधार पर, और फ्रेंच भाषा के आधार पर फ्रांस राष्ट्र बना था। लेकिन भारत ने अपने 8वीं अनुसूची में एक साथ कितनी भाषाओं को? तो उस समय 14 भाषाओं को जगह दी। आज वो 22 भाषाएं, तो हम 14 भाषाओं पर राष्ट्र बने थे। और इतना ही नहीं, जब आगे चलकर जब भाषाई आधार पर प्रांतों के डिमांड को भारत ने टालना चाहा, क्योंकि भारत विभाजन के बाद भारत सरकार डर गई थी। उसे डर था कि भारत में कहीं आगे मिट्टी के लाल जैसी अवधारणा पैदा न हो जाए और फिर अलग क्षेत्र में भी या दूसरे क्षेत्रों में भी अलगाववाद की मांग आ जाए। इस डर से उन्होंने जब ये बंद कर दिया और भाषाई आधार पर प्रांतों की मांग को दरकिनार कर दिया, तो फिर आंध्र प्रदेश में मूवमेंट उठा तो फिर केंद्र सरकार झुकी और भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन 1953 में पहला आंध्र हुआ, आंध्र प्रदेश, और फिर 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्यों का गठन हुआ, जो 1966 तक प्रक्रिया पूरी हुई। तो हमने इस आधार पर अपने आप को नेशन बनाया। थर्ड वर्ल्ड के, एशिया या फिर की बाकी देशों के लिए भारत नजीर हो गया। पश्चिमी देश चकित रह गए कि इंडिया ने वास्तव में एक महाद्वीपीय आकार के देश को राष्ट्र बना लिया। और पाकिस्तान जो धर्म के आधार पर गठित था, वो बट गया और भारत की एकता और अखंडता केवल बची ही नहीं रही, समय के साथ मजबूत हुई। और मैं आपको बताऊं, अधिकांश एशियाई अफ्रीकी देश अपने चरित्र में बहुलवादी थे भारत की तरह, लेकिन भारत वाली उनके पास मेधा नहीं थी, भारत वाली उनके पास दृष्टिकोण नहीं था, भारत वाली उनमें लचीलापन नहीं था, इंडियन लीडरशिप की तरह उनका अप्रोच प्रोग्रेसिव नहीं था। परिणाम क्या हुआ? अधिकांश देश गृह युद्ध के शिकार हो गए और कुछ बट गए। एशियाई अफ्रीकी देश, हमें याद है कि जब कोसोवो का गठन हुआ था और कोसोवो एक गलत तरीके से सर्बिया से अलग किया गया था, कोसोवो को, ये 2008 की बात बता रहा हूं। उस समय पश्चिमी देशों के षड्यंत्र से ऐसा हुआ था और पूरी दुनिया में इस बात की आलोचना हुई थी कि भाई सर्बिया से कोसोवो को क्यों अलग किया गया, क्योंकि ये जो अलगाववाद है वो दुनिया में अन्य जगहों के लोगों को भी प्रेरणा प्रदान करेगी और इससे दुनिया के अन्य क्षेत्रों में अलगाववाद को बल मिलेगा। तो मुझे लगता है कि उस समय अमेरिकी ब्यूरोक्रेट आए हुए थे, डिक चेनी संभवतः आए हुए थे, हो सकता है मैं नाम में कंफ्यूज कर रहा होऊंगा, ये 2008 की ही बात है, अब तो काफी समय हो गया है। तो उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि भाई आपने जो कोसोवो को अलग आप देशों ने, पश्चिमी देशों ने मान्यता दे दी, ये क्या गलत नहीं हुआ? और क्या इससे दुनिया में चेन रिएक्शन पैदा नहीं होगा, बाकी जगहों पर अलगाववाद की मांग नहीं उठेगी? तो बहुत मुस्कुराते हुए अमेरिकन ब्यूरोक्रेट ने जवाब दिया था कि देखिए, अगर एशियाई अफ्रीकी देशों को बचना है और दुनिया के बाकी राष्ट्रों को बचना है टूटने से, तो उन्हें भारत वाला फार्मूला अपनाना पड़ेगा। मतलब विविधता में एकता, तभी उनका बचाव हो सकता है। अगर यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर स्टैब्लिश करना चाहेंगे तो परिणाम तो इसी तरह बुरा होगा। तो भारत एक नजीर बन गया माय स्टूडेंट्स, और हम लोग उस भारत के नागरिक हैं। तो हमने सोचा कि हमारे जेनजी लोगों को पता चले कितनी मुश्किल से हम राष्ट्र बने। हमारे लिए लिबर्टी इक्वलिटी इतना इंपॉर्टेंट है, फ्रेटर्निटी उससे कम इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए जब भी हम देखते हैं कि कोई इस तरह के तनाव उभरते हैं, चाहे वो नॉर्थ साउथ तनाव हो या फिर धार्मिक तनाव हो, तो मन में बेचैनी सी होती है, क्योंकि पुस्तकों के पन्नों में हम पढ़ चुके हैं कि उसमें तो हम खैर उसके चंदित गवाह नहीं है कि सारी कारगुजारियां हुई है, लेकिन हम पुस्तकों से
इस बात को पढ़ चुके हैं कि हम कितनी मुश्किल से और कितनी जद्दोजहद के बाद राष्ट्र बने थे। तो उस राष्ट्र के वैल्यू को समझो कि राष्ट्र बनना कोई मजाक नहीं था, ये भारत के लिए अनोखा प्रयोग था। तो आज इतना ही रुकूंगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कोई अगर सवाल आप लोगों को हो तो आप जरूर डालिएगा, मुझे अपने ग्रुप से पता चल जाएगा और मैं फिर आगे किसी दूसरे लेक्चर में उस क्वेश्चन पर रिस्पॉन्ड कर दूंगा। तो मैं स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, हम यहीं पर आज रुकते हैं, फिर दूसरे लेक्चर में आपके सामने उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।